एक रहस्यमय आकृति हाँफ रही है और जमीन पर कुछ ढूंढ रही है। वह नदी के पास स्टार लोगो वाला सिक्का पाता है और होटल मिथोस जाता है। वह वेंडिंग मशीन में सिक्का डालकर उसी स्टार लोगो वाला पेय चुनता है। अचानक एक साधारण व्यक्ति मशीन से निकलता है और कहता है कि डरो मत। वह सिक्का खोजने के लिए उसका धन्यवाद करता है। सलाहकार के दफ्तर में चश्मे वाला शू शिक्षक से कॉलेज सिफारिश पर चर्चा कर रहा है। शिक्षक कहते हैं कि उसके अच्छे ग्रेड उसे कई विश्वविद्यालयों में प्रवेश दिला सकते हैं, लेकिन लड़के ने अभी तय नहीं किया है कि किस कॉलेज में जाना है। जाने से पहले शिक्षक पूछता है, क्या उसे कोई जुनून मिला है? लड़का हाँ कहता है, पर अंदर से यह झूठ है। कक्षा में दोस्त पूछते हैं, पर शू कहता है कि उसकी सिफारिश नामंजूर हो गई। एक सहपाठी उससे मदद मांगता है और वह उसे खुशी से देता है। सहपाठियों से जुड़ते हुए शू सोचता है कि सबके जैसा होना उसे शांत करता है, क्योंकि उसे खुद नहीं बनना पड़ता। स्कूल जिम जाते समय शू हवा में कुछ सूंघता है और पास में एक मृत जानवर देखता है। जब पूछा गया कि वह ठीक है, शू ने नाटक किया कि उसने मृत प्राणी नहीं देखा और चला गया। कक्षा में एक अन्य छात्र नाना कैरियर चर्चा के लिए निर्धारित है। वह दोस्तों को अलविदा कहकर मार्गदर्शन कक्ष की ओर जाती है। इस बीच शू उस बिल्ली के बारे में सोच रहा है जिसे उसने देखा था कि वह कैसे मरी। कक्षा के बाद वह अकेले सफाई कर रहा है जब नाना आती है और कॉलेज सिफारिश मिलने की खुशखबरी देती है, लेकिन वह जानती है कि सिफारिश शू के लिए थी और पूछती है कि उसने इसे क्यों ठुकराया। जवाब देने के बजाय वह कहता है कि उसे यह प्रस्ताव सिर्फ उसके कौशल की वजह से मिला है। नाना ने धन्यवाद दिया और उसकी पैंट पर कीचड़ देखा। शू इसे अनदेखा करता है, पर कक्षा के बाहर मृत बिल्ली दफन है। रात को वह नींद न आने पर बाहर जाकर पीता और गेम खेलता है। वह चश्मा नहीं पहनता क्योंकि उसकी नजर बेहतर हो गई है। खेलते हुए उसे पहाड़ों में कहीं आग की गंध आती है। वह जलते घर की ओर भागता है, पर अंदर किसी की गंध पाता है। वह मदद न करने की कोशिश करता है क्योंकि उसके अंदर एक राक्षस छिपा है। उसे याद नहीं कि उसे यह शक्ति और राक्षसी रूप कैसे मिला। आग का सामना करते हुए शू एक कुत्ते के शुभंकर में बदल जाता है। वह दीवार तोड़कर छेद बनाता है और उसे बाहर सुरक्षित निकालता है। राक्षस होने का राज छिपाने के लिए वह उसे छोड़कर चला जाता है। लड़की जागती है और अपने पास उसका फोन देखती है। अगली सुबह आग की घटना सभी समाचारों में छाई हुई थी। इस बीच शू अपना फोन ढूंढ रहा है और याद करता है कि वह उसे पहाड़ों में छोड़ आया था। स्कूल जाते समय उसे चिंता होती है कि पुलिस उसे ढूंढकर राक्षस समझ सकती है। उसका डर सच होता है जब बचाई गई लड़की स्कूल में उसे फोन दिखाकर इशारा करती है कि वह जानती है। बाद में लड़की की पीई क्लास के दौरान शू उसके सामान में अपना फोन ढूंढता है, पर व्यर्थ। स्कूल की छत पर शू लड़की से मिलकर फोन के लिए धन्यवाद देता है, अनजान बनते हुए कि वह उसे क्यों बुला रही है। वह सोचता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है तो वह अनजान बनेगा। लड़की खेल में शामिल होकर उसका फोन लौटा देती है, लेकिन जैसे ही वह फोन लेता है वह उसे किनारे से धक्का दे देती है। मजबूरी में शू गिरने से बचने के लिए रूप बदल लेता है। लड़की उसकी तस्वीर लेती है और वह छत पर वापस कूद जाता है। जब वह सबके सामने बदला हुआ है, नाना कक्षा से शुभंकर की झलक देखती है और सोचती है कि शायद उसने कल्पना की। इस बीच शू लड़की को एक कोने में ले जाता है। वह उसके राक्षस रूप के बारे में पूछती है, पर शू कहता है कि वह अचानक बदल गया और कुछ नहीं जानता। अपना राज खुलने से परेशान वह वापस मानव रूप में बदल जाता है। घर जाते हुए शू चिंतित है, पर लड़की खुद को आराम से क्लेयर आंव की बताती है। वह एक सोने का सिक्का दिखाकर पूछती है कि क्या वह इसे जानता है। शू मना करता है और क्लेयर कहती है कि सिक्का राक्षसों से जुड़ा है, जिससे शू भ्रमित होता है। क्लेयर के घर में शू उसके गंदे सिंक को देखकर हैरान होता है। वह उसे चेतावनी देती है कि अच्छा व्यवहार करे, नहीं तो वह उसका राज बता देगी। तंग आकर शू कहता है कि वह उसका बचाने वाला है, उसे धन्यवादी होना चाहिए। क्लेयर कपड़े बदलकर कहती है कि अब उसे उसकी बात माननी होगी। उसने गायब होने की योजना बिगाड़ दी। उसने लोगों को राक्षसों के बारे में बताया था, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन अब उसे खुद एक मिल गया था। शू बालकनी पर एक नकाबपोश लड़की देखता है। जैसे ही वह अंदर आती है, क्लेयर कहती है कि वह दुश्मन है, लेकिन इससे पहले कि शू कुछ कर पाए, लड़की हमला करती है। लड़की क्लेयर से सिक्का मांगती है। जैसे ही वह सिक्के के उद्देश्य पर सोचती है, लड़की बताना शुरू करती है कि
आप सब कुछ के बदले शक्ति पाते हैं। शू खड़ा होकर बदल जाता है, लड़की को पकड़ लेता है। क्लेयर लड़की का मुखौटा हटाकर उसकी पहचान मांगती है। उन्हें कलेक्टर कहकर वह शू जैसे राक्षस में बदल जाती है, सबको चौंका देती है। नदी किनारे बिल्ली सहलाते हिकावा ने घास में छिपा सोने का सिक्का देखा। लड़की के लॉकर पर छात्रों ने प्रेम होटल के पास खराब वेंडिंग मशीन की चर्चा की। उसने रूखेपन से अन्य छात्रों को शांत रहने को कहा। प्रशिक्षण में छात्रों ने चर्चा की कि वह राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं करेगी। उस रात हिकावा ने वेंडिंग मशीन पर नदी किनारे मिला सोने का सिक्का इस्तेमाल किया। तभी एक युवक आया और अपना सिक्का मिलने पर आभार जताया। बदले में उसने मदद करने की पेशकश की। अगली सुबह हिकावा अन्य एथलीटों से कहीं तेज दौड़ी। हालांकि उसके पैर अचानक पंजे बन गए और बाहें भी बदल गईं। वह समझ गई कि वह अपनी स्थिति नहीं बदल सकती। वह नदी लौटी और रहस्यमय आदमी से मिलने के लिए सिक्के खोजने लगी। तभी उसने क्लेयर और शू को सोने के सिक्के के बारे में बात करते सुना। वह उनके सिक्के चुराने की सोच से उनके घर तक पीछा करती रही। वर्तमान में हिकावा शू को पीटता है और उन्हें मारने की धमकी देता है। क्लेयर हिकावा पर पेपर स्प्रे करती है, फिर शू उसे पकड़कर खिड़की से भाग जाता है। छिपने की जगह मिलने के बाद शू क्लेयर से पूछता है कि उसे कैसे पता था कि हिकावा दुश्मन है और क्या वह कुछ जानती थी। वह कहती है कि बड़ी समस्या अब हिकावा का उन्हें मारने का इरादा है, क्योंकि उसने उनका चेहरा देख लिया है। तभी उसे शू की पीठ पर एक जिप दिखती है जिसके बारे में वह भी अनजान था। वह सोचती है कि इसका कोई मतलब हो सकता है, शायद उसकी असली शक्ति इसके अंदर छिपी हो। लेकिन जब वह इसे खोलती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि शू के अंदर कुछ भी नहीं था। क्लेयर को एहसास होता है कि वह उसमें समा सकती है। जैसे ही वह प्रवेश करती है, शू उसे शांत रहने को कहता है। एक होने पर शू उसकी नफरत और दुख महसूस करता है। दूसरी ओर क्लेयर उसका गुस्सा और चिंता महसूस करती है। हिकावा उन्हें ढूंढता है और क्लेयर के बारे में पूछता है, फिर शू पर लातों की बौछार करता है। हमले के बावजूद शू क्लेयर की चिंता करता है, जो कहती है कि वह अभी भी उसके शरीर से तालमेल बिठा रही है। स्कूल की कुंठाओं को याद करते हुए हिकावा बार बार हमला करती है, अपना गुस्सा निकालती है। शू के शरीर पर नियंत्रण पाकर क्लेयर पलटवार करती है और आसानी से हिकावा को हरा देती है। वह हिकावा का पैर पकड़ती है, सिक्के के बारे में जानकारी मांगती है, वरना पैर तोड़ने की धमकी देती है। हिकावा क्लेयर की आवाज पहचानती है, पर जवाब देने से इनकार करती है। क्लेयर हिकावा का पैर मरोड़ कर तोड़ देती है, फिर उसे सिर से उठाकर शू की बंदूक उसकी पीठ पर तानती है। शू के रोकने की कोशिश के बावजूद क्लेयर गोली चलाकर हिकावा को मार डालती है। क्लेयर फिर शू से अलग हो जाती है, घटना से अप्रभावित लगती है, जबकि शू आघात में चारों ओर गिर जाता है। एक सप्ताह बीतता है और शू सामान्य जीवन जीता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वह हैरानी से क्लेयर का फोन पाता है और सदमे में जवाब देने में हिचकता है। जब दोस्त उसे गर्लफ्रेंड मिलने पर चिढ़ाते हैं, क्लेयर अचानक कक्षा में आकर उसे नजरअंदाज न करने को कहती है। घर जाते हुए लड़की शू को बताती है कि एक हफ्ते में कुछ न होने से कोई उनकी पहचान नहीं जानता। वह शू में रहने का अनुभव याद करती है, कहती है कि यह अद्भुत था। उसकी लापरवाही देखकर शू उसे याद दिलाता है कि उसके हाथों कोई मरा था। वह कहती है कि यह उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए शू को परेशान नहीं होना चाहिए। उसकी उदासीनता सुनकर वह कहता है कि अब उसके साथ कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन वह सोचती है क्या शू अकेले लड़ पाएगा, क्योंकि उनके जैसे और राक्षस हैं और वह बहुत दयालु है। उसका मानना है कि साथ रहकर वे किसी को भी हरा सकते हैं। अतीत की एक याद में क्लेयर जानती है कि आगे सब कुछ और बिगड़ेगा। वह शू से वादा करती है कि अगर उसे कुछ हुआ तो वह भी उसके साथ मरेगी। शू कहता है वह अभी मरना चाहता है और लड़की ऊंचाई से कूद जाती है। हालांकि मास्कॉट उसे ठीक समय पर पकड़ लेता है। क्लेयर फिर उसे बताती है कि वह अपनी बहन एलेना को खोज रही है, जो उसी तरह दानव है और माता पिता की हत्या के बाद गायब हो गई। उसके चेहरे को छूते हुए वह कहती है कि उनकी मुलाकात किस्मत है। 6 महीने पहले एक रहस्यमय व्यक्ति एलेना से सिक्कों को खोजने में मदद मांगता है और कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा करता है। वह सोचती है क्या वह इच्छा किसी और के लिए मांग सकती है, क्योंकि वह किसी के साथ रहना चाहती है। वह फोन कैमरे के नीचे सोने का सिक्का रखता है और पाता है कि मशीनें नहीं, केवल इंसान उन्हें देख सकते हैं। वह जानता है कि इस ग्रह के लोग अच्छे हैं और वे सभी सिक्के खोजने में मदद करेंगे। क्लेयर के घर पर शू तनाव में कहता है कि उन्हें अभ्यास शुरू करना चाहिए, लेकिन जब वह उसके राक्षस रूप का इस्तेमाल करने लगती है तो वह हैरान हो जाता है। क्लेयर उसे समझाती है कि उसके सभी सवालों के जवाब पाने के लिए
उनके बदलाव और सिक्कों से जुड़ाव, वे शायद राक्षसों का सामना करेंगे। इसीलिए उन्हें एक होकर अपनी शक्तियों का अभ्यास करना चाहिए। शू बदल जाता है और लड़की के कम कपड़ों से परेशान रहता है। शू जोर देता है कि वह स्विम सूट पहने। एक बार फिर वह उसकी पोशाक का इस्तेमाल करती है। वे हरकतों के साथ प्रयोग करना शुरू करते हैं। क्लेयर उसे गिलास उठाने को कहती है और फिर रोकती है। वह पाती है कि शू के शरीर पर उसका ज्यादा नियंत्रण है। फिर वह उसे दाएं हाथ से गिलास लेने को कहती है, पर वह लड़के को गुदगुदी कर देती है। वह हंसता हुआ गिर जाता है। बाद में शू उसका घर साफ करता है और बर्तन धोता है। सफाई के बाद वह उसे अपनी बहन के कपड़े दिखाती है। वह चाहती है कि वह अपनी बहन को सूंघ कर ढूंढे। वह बताती है कि उसने अपनी बहन को माता पिता की हत्या करते नहीं देखा, पर घर जाकर उसने तबाही और बहन के पास माता पिता के शव देखे। शू एलेना के कपड़ों से कई लोगों के खून की गंध पाकर डर जाता है। उसे एहसास होता है कि बहन ने ही माता पिता को मारा था। क्लेयर की बहन को खतरनाक जानकर वह साथ खोजने का सुझाव देता है। खाते समय शू पूछता है कि बहन मिलने पर क्लेयर क्या करेगी। वह कहती है कि वो पूछेगी क्यों वह राक्षस बनी और माता पिता को मारा। वह उसके परिवार के बारे में पूछती है। वह कहता है कि माता पिता व्यस्त रहते हैं। कुछ दिनों तक वे बहन की गंध का पता लगाने की कोशिश करते हैं, पर असफल रहते हैं। क्लेयर सोचती है कि कोई बहन को छिपा रहा है। शुभंकर उसे ढूंढने में मदद कर सकता है। इस बीच दूर से एक लड़की ट्रेन से उतरती है और शू तुरंत क्लेयर की बहन की गंध पहचान लेता है। लड़की तुरंत देखती है, बहन की सहपाठी की उम्मीद में, पर चौंक जाती है कि वो वास्तव में उसकी बहन है। निर्णय लेकर क्लेयर अपना सुरक्षा कवच उतारती है, एलेना को पकड़ने की योजना बनाते हुए। जैसे ही वह शू में प्रवेश करती है, वह अकेले जाने का प्रस्ताव देता है क्योंकि वे अभी भी बहनें हैं। हालांकि लड़की मना कर देती है, कहते हुए कि अब से उन्हें साथ में काम करना चाहिए। एक कोने में छिपे शू, जिसके अंदर क्लेयर है, एलेना को मारने के लिए बंदूक तैयार रखे हुए है। जैसे ही बहन नजदीक आती है, शू महसूस करता है कि क्लेयर से कोई भावना नहीं आ रही, जैसे उसने उन्हें मिटा दिया हो। लेकिन आखिरी पल में वह उसे रोते देखता है और उसे गलती करने से रोक देता है। वे निशाना चूक जाते हैं और उसी क्षण एलेना रूप बदलकर शू के पीछे पहुंच जाती है, उसे छूती हुई। तब उसे एहसास होता है कि उसकी शक्ति एलेना के सामने कुछ भी नहीं है। एलेना फिर मानव रूप में लौट आती है और शू से माफी मांगने लगती है। वह कुछ कहना चाहती है, पर क्या कहे समझ नहीं पा रही। उसे यह भी पता है कि वह उसे मारने आया है। डरी और शांत दिखते हुए वह कहीं और जाने का सुझाव देती है। चलते चलते शू सोचता है कि क्या यह लड़की क्लेयर की हत्यारी बहन है। एलेना पूछती है कि उसे कैसे ढूंढा, फिर माफी मांगती है। वह कहती है कि समझती है क्यों वह उसे मारना चाहता है, यह उसकी गलती है। क्लेयर हैरान है, सोचती है कि उसकी बहन जानती है वह शू में है, लेकिन एलेना तुरंत शू से माफी मांगती है, उसका नाम लेकर। रोते हुए वह कबूलती है कि उसने ही शू को राक्षस बनाया। क्लेयर चकित है, पर क्लेयर की आवाज सुनकर एलेना को पता चलता है शू में एक लड़की है। गुस्से में वह शू का सिर फाड़ देती है, लड़की को निकलने को कहती है, लेकिन अपनी गलती का एहसास होने पर वह माफी मांगती है और शू की जीवित होने की जांच करती है। क्लेयर अपनी बहन पर गोली चलाती है, लेकिन गोलियां उसके शरीर से आर पार निकल जाती हैं। एलेना शांत होकर अपनी बहन को पहचानती है और पूछती है कि वह शू के अंदर क्यों है। क्लेयर कबूल करती है कि वह अपनी बहन को मारना चाहती है क्योंकि उसने उनके माता पिता को मारा था। एलेना बताती है कि उनके माता पिता भ्रष्ट थे, पिता बेईमान विधायक थे और माँ का किसी से अफेयर था। उसने क्लेयर की रक्षा के लिए ऐसा किया था। एलेना पूछती है कि क्या उसने सिक्का रखा है, नहीं तो उसे एक और देकर परित्यक्त मोटल जाने को कहती है। एलेना को फोन आता है। क्लेयर को सिक्के का सदुपयोग करने की सलाह मिलती है, फिर वह चली जाती है। अकेले होने पर क्लेयर शू से वादा पूरा करने को कहती है और अपने सिर पर बंदूक तान लेती है, लेकिन तभी कटा हुआ शुभंकर का सिर बोल उठता है, उसे ऐसा न करने का आग्रह करता है। बाद में क्लेयर और शू परित्यक्त मोटल पहुंचकर एक रहस्यमय व्यक्ति से मिलते हैं। क्लेयर उससे शू को ठीक करने को कहती है। वह मान जाता है, पर सोने का सिक्का मांगता है। वेंडिंग मशीन में सिक्का डालकर
वह शू को एक पेय देता है जो उसकी गर्दन जोड़ने में मदद करता है। शू के ठीक होने का इंतजार करते हुए क्लेयर शुभंकर से बाहर निकलती है। पूरी तरह से दिखाई देती है। आदमी टिप्पणी करता है कि उसका शरीर सुंदर है। आदमी समझाता है कि वह एक एलियन है जो एक युवक का रूप धारण किए हुए है। सामान्यतः उसकी प्रजाति का भौतिक शरीर नहीं होता और वह इस ग्रह के लिए सबसे उपयुक्त है। यह क्लेयर और शू को चौंका देता है और वह उन्हें इसे गुप्त रखने को कहता है। हालांकि वह क्लेयर को देखकर शर्माने लगता है। चूंकि उसने पुरुष का शरीर लिया है, वह लड़की की ओर आकर्षित होकर उसे छूने की कोशिश करता है। वह तुरंत प्रतिक्रिया करती है और उसे मार देती है। शर्मिंदा होकर एलियन तुरंत माफी मांगता है, कहता है कि वह बुरा नहीं है। यह साबित करने के लिए वह क्लेयर के सिर से छीना गया एक बाल निकालता है। वह बाल खाता है और पूछता है क्या वह जानना चाहती है कि वह किसी पसंदीदा रूप में बदलेगा। हालांकि एलियन क्लेयर की पूरी प्रतिकृति में बदल जाता है। फिर वह उसके जीवन को और रोचक बनाने का प्रस्ताव देता है। एलियन बताता है कि शू का रूपांतरण एक ऐसी ही दवा से हुआ जो उसने पहले ली थी। शू हालांकि दवा लेने या ऐसा रूप चाहने की किसी याद से इनकार करता है। इसके बावजूद एलियन शू की इस सोच की तारीफ करता है कि वो अपनी कमजोरियों की भरपाई के लिए किसी को अपने अंदर रखे। पुरुष रूप में लौटकर एलियन शू की आखिरी जांच करता है और कहता है कि अब वो बदल सकता है। लड़का अपने मानव शरीर में वापस आता है और क्लेयर तुरंत उसे गले लगा लेती है। एलियन बताता है कि उनकी प्रजाति ने अपना दिमाग और ज्ञान डेटा सिक्कों में बदल दिया क्योंकि लंबी अंतरिक्ष यात्रा में भौतिक रूप परेशानी बन गए। उनका जहाज टूटकर पृथ्वी पर गिर गया जिससे सिक्के बिखर गए। चूंकि वो जहाज ठीक नहीं कर सकता और दोस्तों को नहीं ढूंढ सकता, वो चाहता है कि लोग कलेक्टर बनकर उसके लिए सिक्के इकट्ठा करें। बदले में एक सिक्का मिलने पर वे दवा पीकर रूप बदल सकते हैं और 100 सिक्के जमा करने पर वे कुछ अद्भुत कर सकते हैं, जैसे एक शक्तिशाली कॉमिक्स किरदार बन सकते हैं। क्लेयर शू से पूछती है कि क्या उसने पहले कभी सिक्का उठाया था, पर लड़के ने नहीं किया था। वह कहती है कि शायद किसी ने शू को दवा पिलाकर राक्षस में बदल दिया। वह इशारा करती है कि वह जानती है कि यह उसकी बहन है, पर एलियन अनजान बनता है क्योंकि वह किसी की निजी जानकारी नहीं देना चाहता। घर लौटकर क्लेयर कहती है कि शू और एलेना के बीच संबंध खोजना मुश्किल होगा, लेकिन शू उसे रोकता है, चेतावनी देता है कि वह जांच के लिए सिक्का न इस्तेमाल करे क्योंकि इससे हालात बिगड़ने पर उसकी मौत हो सकती है। वह जवाब देती है कि अब उसका जीवन माता पिता की मृत्यु से पहले की तुलना में बेहतर है। वह याद करती है जब माता पिता गुजर गए और बहन गायब हो गई। कोई उस पर यकीन नहीं करता था। वह अकेली महसूस करती थी, लेकिन शू से मिलने के बाद सब बदल गया और उसने उसमें अपनी जगह पाली। वह कभी इतनी खुश नहीं रही और वादा करती है कि अब वह कभी सोने का सिक्का इस्तेमाल नहीं करेगी। स्कूल में शू गलती से कुछ छात्रों से टकराता है। वे माफी मांगने को कहते हैं, पर वह एक छात्र का हाथ कसकर पकड़ लेता है। अबुकावा बीच में आता है, शू को नमस्ते कहता है और स्थिति को शांत करता है। बाद में छत पर शू को नाना की आने की गंध आई जो उसकी नोटबुक लौटाने आ रही थी। पास में क्लेयर चुपके से उनकी बातचीत सुन रही थी। लड़के ने नाना से पूछा कि अगर दुनिया खत्म हो रही हो तो वो क्या करेगी। एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हुए जहां कोई दुष्ट व्यक्ति सब कुछ नष्ट करने की शक्ति पा लेता है। नाना ने कहा कि वो अपने परिवार और दोस्तों की चिंता करेगी और उस दुष्ट व्यक्ति को रोकने की कोशिश करेगी। शू ने सिर हिलाकर सहमति जताई कि ज्यादातर लोग यही करेंगे और फिर वहां से चला गया। उस रात उसने सोचा कि उनके शहर की परछाई में कोई बड़ी कहानी छिपी हुई है, तो बड़ी तस्वीर समझने के लिए वह और क्लेयर अगली सुबह जांच करने निकल पड़े। वे एलियन शिप के दुर्घटना स्थल तक पहुंचे और अधिक रहस्य जानना चाहते थे। एक महिला सिक्के खोजने जंगल में गई, सोचकर कि यह शहर में खोजने से आसान होगा। एक खुले मैदान में उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई जो कहता है कि वह भी कलेक्टर है। वह उसे डराता है कि यह जगह उसकी है, फिर अपने साथियों के साथ गोरिल्ला जैसे राक्षस में बदल जाता है। वह उसे विकल्प देता है, या तो सिक्के खोजने में मदद करो या फिर मुसीबत झेलो। जब वह मना करती है तो वह हमला करता है। इस बीच क्लेयर और शू जंगल में और गहराई में जाते हैं। लड़की सोचती है वहां ज्यादातर राक्षस ही मिलेंगे, लोग कम। शू पूछता है किसी से मिलने पर क्या करें। क्लेयर कहती है पहले वार करें। वह शू के विरोध को समझती है, हर किसी से लड़ना मुश्किल होगा। उन्हें कलेक्टरों और सिक्कों के बारे में जानकारी चाहिए। क्लेयर कहती है राक्षस दिखते ही शू को बदलना होगा क्योंकि वह मित्र या शत्रु हो सकता है। रास्ते में लड़का 200 मीटर दूर किसी की मौजूदगी महसूस करता है। क्लेयर तुरंत उसके कपड़े से जुड़ जाती है। वह पहले वार करने पर जोर देती है, डर है कि कोई और सिक्का न ले ले। वे राक्षस का सामना करते हैं। शू उसकी डरावनी शक्ल देखकर हैरान रह जाता है।
वह राक्षस के तेज पंजों को देखता है और अपने सिर के दर्दनाक अनुभव को याद करता है। राक्षस हैरान है कि कोई दुश्मन सीधे उसके पास आया है, क्योंकि आमतौर पर लोग उसे देखकर भाग जाते हैं। दुश्मन नहीं, बस बात करना चाहते हैं। आवाज पहचान कर राक्षस समझ गया कि वो लड़की है, पर वो कहता है कि उसे सिक्कों में कोई दिलचस्पी नहीं। वो बताता है कि एलियन से ताकत चाहिए थी, पर इतना मजबूत हो गया कि आम लोग उसके लिए कोई चुनौती नहीं रहे। इसलिए वो राक्षसों से लड़ने के लिए यहाँ आया। वो कहता है कि लड़की से लड़ना पसंद नहीं, पर बिना बलिदान के आगे नहीं बढ़ सकता। राक्षस हमला करता है। शू पहले मारने की कोशिश करता है और घूंसा मारता है, पर राक्षस रोक लेता है और कहता है कि इससे आम आदमी मर जाता। क्लेयर मौका लेकर वार करती है, पर उस पर भी कोई असर नहीं होता। शांत रहकर क्लेयर दुश्मन की ताकत मानती है और बताती है कि वो अपने लिए नहीं, खतरनाक लोगों से बचाने के लिए सिक्के इकट्ठा कर रही है। राक्षस पूछता है कि वो कैसे साबित करेगी कि वो खतरनाक नहीं है। फंसी हुई क्लेयर शू की बंदूक से गोली चलाती है, पर राक्षस उसे रोक देता है, समझते हुए कि यह कोई साधारण हथियार नहीं है। उसे लगभग मारने के लिए धन्यवाद देते हुए वह अपने मानव रूप में लौटकर खुद को टाडा सनबे के रूप में पेश करता है। टाडा फिर हमले के लिए तैयार होता है, बताते हुए कि उसने अपनी अनोखी मार्शल आर्ट शैली विकसित की है। वह पीछे झुककर एक ऐसा हमला करता है जो जमीन को काटता है, अनजाने में शुभंकर को भागने का मौका दे देता है। जैसे ही टाडा अपने प्रतिद्वंद्वी को खोजता है, शू प्रकट होकर उसका सामना करता है। वह शुभंकर को खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन क्लेयर उसके पीछे बंदूक लिए दिखाई देती है। टाडा उसकी आवाज पहचानता है और इस अचानक मोड़ से प्रभावित होता है। वह पूछता है कि क्या शू उसके नियंत्रण में कठपुतली है, पर समझता है कि वे दो अलग इकाइयां हैं। वह सोचता है कि अगर क्लेयर साधारण लड़की है और वह शक्तिशाली बंदूक चलाती है तो यह उसे मार सकता है। उसकी दृढ़ता देखकर वह हार मानकर अपना रूप बदलता है, जिससे शू उसे कुचल देता है। टाडा जागने पर उनकी वीरता स्वीकारता है और अपनी जान देने को कहता है, पर क्लेयर फोन मांगती है। तभी सुदो नामक एक और राक्षस आता है, जो उन्हें अपना गुलाम बताकर नाम पता मांगता है। टाडा रूप बदलकर राक्षस को हराता है और ऐसे लोगों के प्रति अपनी नफरत जताता है। टाडा की ताकत देख क्लेयर उसे सिक्के खोजने में मदद करने को कहती है। वह मान जाता है। टाडा उनके रिश्ते के बारे में पूछता है। शू बताता है कि वह मास्कॉट बनता है और वह उसे नियंत्रित करती है। वह पूछता है कि अलग होने का विचार उसका था, पर लड़की कहती है कि शू ने उसे भागने को कहा था। यह सुनकर टाडा कहता है कि शू सच्चा मर्द है और उनके साथ जुड़ने का फैसला करता है। क्लेयर फोन देखकर बताती है कि उसने अगला शिकार ढूंढ लिया है। सयाका नाम की एक नकाबपोश महिला अपने समूह से बात कर रही है कि वे अन्य कलेक्टरों की तुलना में कितने कमजोर हैं। हालांकि वह उन्हें याद दिलाती है कि वे हत्या के खेल को समाप्त करने के लिए एलियन से बातचीत हेतु सिक्के इकट्ठा कर रहे हैं। फिर वह शू के शुभंकर को समूह के नए सदस्य के रूप में पेश करती है। कुछ दिन पहले क्लेयर ने इकुची नाम के छात्र को बताया कि उसे पता था कि सुदो उसे ब्लैकमेल कर रहा है। फिर उसने सुदू के शव की तस्वीर भेजी और उनकी टीम में शामिल होने की इच्छा जताई। शू ने सोचा क्या उसने टाडा के बारे में बताया, पर नहीं, क्योंकि टाडा ने सिर्फ उन्हें मदद का वादा किया था। क्लेयर ने जानकारी के लिए दूसरी टीम से जुड़ने का लक्ष्य रखा और सोचा कि उसकी बहन पहाड़ों में एक समूह चलाती है। वर्तमान में सयाका क्लेयर को इंसान बनने को कहती है, क्योंकि समझौता करना है, वरना वह उनसे नहीं जुड़ पाएगी। क्लेयर और शू गुप्त रूप से बात करते हैं और अंत में लड़की मान जाती है। वह शुभंकर से बाहर आती है, कहती है कि वह समझौता करेगी क्योंकि उसके पास छिपाने को कोई राज नहीं है, पर पहले उसे यकीन करना है कि वे भरोसेमंद हैं, ताकि वह अपने शुभंकर साथी को भी समझौते के लिए मना सके। वह और नकाबपोश लड़की फिर एक दूसरे कमरे में जाती हैं। कमरे में आकर सयाका क्लेयर को बताती है कि वह लोगों से राज रखवा सकती है और अपना नकाब उतारती है। इधर शू क्लेयर का इंतजार करता है। तभी चिहिरो नाम की एक और छिपे चेहरे वाली लड़की उसे सहलाती है। लड़की कहती है कि वह अच्छा इंसान लगता है, जबकि बदले रूप में इकुची लड़की की चिंता करता है। कमरे में क्लेयर सोचती है कि सयाका कैसे यकीन कर सकती है कि राज सुरक्षित है और क्या इकुची ने सब बताया है। लड़की कहती है कि इकुची जीवित है तो शायद उसने राज नहीं खोला, यह इशारा करते हुए कि ऐसा करने पर लड़का मर जाएगा। सयाका पूछती है कि वो सिक्के क्यों जमा करेगी। तब क्लेयर अपनी बहन की फोटो दिखाती है और बताती है कि वो एक राक्षस है जिसने उनके माता पिता को मार डाला। सयाका उसे
एलेना आउकी के रूप में पहचानती है, जिससे क्लेयर हैरान रह जाती है कि वो उसकी बड़ी बहन को जानती है। लड़की एलेना के बारे में और जानकारी देने की पेशकश करती है अगर वो एक समझौते के लिए तैयार हो। क्लेयर मान जाती है तो सयाका उसे बिस्तर पर लेटने को कहती है ताकि वो अपना अनुष्ठान शुरू कर सके। ऐसा करते हुए क्लेयर सोचती है कि सयाका इंसान जैसी क्यों दिखती है। वो मानती है कि उसकी दिखावट के बारे में उसकी कोई खास राय नहीं है। वो बताती है कि वो एक शिक्षक के साथ रिश्ते में थी। बिना परेशान हुए शिक्षक ने उसे छोड़ दिया। जब उसने एक दोस्त को बताया, दोस्त ने इसे सार्वजनिक कर दिया। शिक्षक इसे संभाल नहीं सके और चले गए, इसलिए वह राज न रख पाने वालों से नफरत करती है। क्लेयर पूछती है कि क्या शिक्षक महिला हैं। सया कहाँ कहती है। कुछ देर बाद शू क्लेयर के बारे में सोचता और समझौते के बारे में पूछता है, लेकिन चिहिरो कुछ नहीं बताती और बात बदल देती है। लड़का पूछता है वह सिक्के क्यों जमा कर रही है। वह कहती है कि गलत हाथों में पड़ने पर अपनों को नुकसान हो सकता है। शू की तेज सूंघने की क्षमता सुनकर चिहिरो उससे अपना खोया बटुआ ढूंढने में मदद मांगती है। वे बटुआ ढूंढने निकलते हैं, पर चिहिरो जल्द ही शू को रोकती है। कहती है कि उसमें अब भी ताकत कम है। शू हैरान रह जाता है जब चिहिरो हेलमेट उतारकर अपने जानवर वाले कान दिखाती है। वह पशु चिकित्सक बनने और जानवरों को समझने की अपनी इच्छा बताती है, पर खुद कभी एक बनना नहीं चाहती थी। लड़का उसकी गंध से परेशान होकर अकेले बटुआ खोजने का फैसला करता है, पर चिहिरो उसे न रोकने के लिए उसके अंदर जाने का सुझाव देती है। उसे हिचकिचाते देख वह पूछती है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड नाराज होगी। शू क्लेयर के साथ किसी रिश्ते से इनकार करता है। वह कपड़े गंदे होने की चिंता से हिचकिचाता है, पर चिहिरो फिर भी उसके कॉस्ट्यूम में घुसने का फैसला करती है। उन्हें पता नहीं, इकुची पास में उन्हें देख रहा है, ईर्ष्या से जल रहा है। इधर सयाका क्लेयर को अपने बालों का बना छोकर देती है। बताती है कि यह उसकी गर्दन पर पिघल जाएगा। धोखे या राज खुलने पर छोकर उसकी मौत का कारण बनेगा। क्लेयर कहती है कि उसकी शक्ति बहुत खास है। लड़की मानती है कि उसे पता है वह अपनी शक्ति से क्या चाहती है। सयाका के पास बहन की जानकारी होने की पुष्टि के बाद क्लेयर छोकर पहनने को तैयार हो जाती है। छोकर गर्दन में समाते ही क्लेयर सयाका से बहन के बारे में बताने की मांग करती है। सयाका बताती है कि एक शिक्षक से घटना के बाद उसने स्कूल बदला, जहां एलेना उसकी कक्षा में थी। सयाका की शुरुआती दूरी के बावजूद एलेना हमेशा उससे दयालुता से पेश आती और बात करती थी। इस दयालुता के कारण सयाका को विश्वास नहीं होता कि एलेना माता पिता की हत्या जैसे जघन्य कृत्य कर सकती है। शू और चिहिरो के पास शू को लड़की के अंडरगारमेंट्स मिलते हैं और वह उसकी पोशाक के नीचे होने का एहसास करता है। इस बीच पेड़ के पीछे छिपा इकुची ईर्ष्या महसूस करता है और रोता है। कहीं और एलेना अपनी टीम के साथ है और सुबारू नाम का लड़का चिहिरो का बटुआ पाता है। सुबारू के बटुआ पकड़ते ही एक लबादाधारी व्यक्ति उसे बड़े लक्ष्यों को देखते हुए इसे फेंकने की सलाह देता है, लेकिन आदेश पाकर चिढ़ा हुआ लड़का उस आदमी पर हमला करने की कोशिश करता है। एलेना हस्तक्षेप कर सुबारू को रोकती है, जो घर लौटने का फैसला करता है। इस बीच शू और चिहिरो उसके खोए बटुए की खोज जारी रखते हैं। चिहिरो शू की चेतावनी याद कर पूछती है कि खतरनाक लोगों से मिलने पर क्या करेंगे। शू बताता है कि क्लेयर के साथ पहले दिन एक खतरनाक महिला को मारना पड़ा था। चिहिरो हैरान होकर सोचती है कि क्या क्लेयर ही दोषी है, लेकिन शू क्लेयर को न रोक पाने के लिए खुद को दोषी मानता है। अचानक शू एलेना की गंध पाता है और जानता है कि चिहिरो का बटुआ उनके पास है। वह समझता है कि वे उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। चिहिरो चिंतित है कि उसकी जानकारी से बुरे लोग उसके घर को निशाना बना सकते हैं। उसका डर भांप शू तय करता है कि उन्हें समूह का सामना करना होगा। ठिकाने पर सयाका क्लेयर को नया सदस्य बताती है और योता अपना परिचय देता है। हालांकि क्लेयर शू के बारे में सोचती रहती है। इकुची की बड़बड़ाहट सुनकर वह उससे पूछताछ करती है। इकुची रूप बदलकर शू और चिहिरो का वीडियो दिखाता है। क्लेयर शू को खोजने का निर्णय लेती है। सयाका कहती है कि उन्हें मुसीबत हो सकती है। वह लड़की को मदद के लिए साथी लाने का प्रस्ताव देती है। पहाड़ों में शू अब भागना नहीं चाहता, दूसरों की मदद करेगा। वह एक जगह पहुंचता है जहां गंध अलग हो जाती है। जैसे ही वह एक गंध का पीछा करता है, सुबारू आ जाता है।
शू बच्चे के बारे में सोचता है। सुबारू चिढ़ जाता है। वह 2 सिर वाले राक्षस में बदलकर शू को कुचल देता है। सुबारू राक्षस को रोकता है। वे शू को गिरा देते हैं। योटा अचानक क्लेयर से डेट पर जाने को कहता है। वह मना करती है और पूछती क्यों वह चेहरा नहीं छिपाता। बिना परिवार या दोस्तों के उसे पहचान की चिंता नहीं। वह डरपोक लग सकता है, पर वह अकेला है जो लड़ सकता है। वह सोचता है क्या वह सबकी रक्षा कर पाएगा जब मुश्किल आएगी। वह साफ कहती है कि नहीं, पहाड़ों के भयानक राक्षसों को याद करते हुए। वे दोनों उनके साथ सिर्फ इसलिए जुड़े क्योंकि वे आसान शिकार लगे। उसका स्टाइलिश अंदाज उसका दिल धड़काता है। वह पूछता है क्या शू उसका बॉयफ्रेंड है। उससे भी ज्यादा वह उसका दूसरा हिस्सा है। वह उसे खोजने आगे बढ़ती है। हालांकि उसका दोस्त अभी खून से लथपथ जमीन पर पड़ा है। सुबारू निराश होकर दूर जाता है। सोचता है कि उसका रूप कुछ मायने रखता है। शू आधे शरीर के साथ रेंगता है, अपनी कमजोरी पर निराश। तभी उसका रूप बदलने लगता है। चिहिरो के साथ मिलकर एक नया जानवर उभरता है। अब अंदर से नियंत्रित नहीं, बल्कि दोनों का मिश्रण। उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंजती है, जिससे एलेना उनकी ओर भागती है। यह बदलाव सुबारू को खटकता है, पर वे अभी भी उसके सामने कुछ नहीं। या शायद वह ऐसा ही सोचता था। वह राक्षसों को हमला करने भेजता है, पर लक्ष्य आसानी से बचकर उन्हें गिरा देता है। उसकी शक्ति देखकर वह सोचता है कि यह दुर्लभ होगा, पर उतना नहीं जितना वह खुद है। अंदर क्रोध उबलते हुए वह फिर से हमला करता है। वे चिहिरो या शू नहीं हैं, पर उन्हें लगता है कि सामने वाले लड़के को सजा मिलनी चाहिए। गुस्से से भरे वे राक्षस को पार कर लड़के पर बंदूक तानते हैं। ट्रिगर खींचने से पहले एलेना आकर उनकी लड़ाई रोक देती है। उसे देखकर शू गुस्से से उबल पड़ता है और बंदूकें उठाता है, पर चिहिरो उसे पहचान कर शू को रोक देता है। जानवर के बेहोश होते ही दोनों वहां से चले जाते हैं। पहले एलेना ने एलियन को सिक्का देकर कहा कि वह किसी के साथ रहना चाहती है। समझकर उसने उसे एक अजीब सी बोतल दे दी। वह अपने पहले सपने से जागता है और बदलती दुनिया पर सोचता है। सुबारू बाद में साथी को फिर हस्तक्षेप न करने की चेतावनी देता है, पर वह अड़ जाती है। अपनी गलती स्वीकार कर वे दूसरों के साथ फिर से जुड़ जाते हैं। इस बीच क्लेयर शू को मलबे में पाती है और दौड़ कर जाती है, पर चिहिरो को बेहोश पाती है। छोटा शू अपने नए कोचिंग सेंटर पहुंचता है, जहां एक दयालु बुजुर्ग महिला उसका स्वागत करती है। अंदर वह इंस्टेंट फूड का पैकेट खोलता है, बताता है कि माता पिता काम पर हैं, खाना नहीं बना सकते। वह उसे बेसिक रेसिपी सिखाने और पीछे की रसोई इस्तेमाल करने की अनुमति देने को तैयार होती है। जैसे ही अन्य बच्चे आते हैं, वह क्लेयर की आवाज सुनकर जाग जाता है। सपना तुरंत भूल जाता है। वह चिहिरो को ढूंढता है, पर वह देखने से मना करती है क्योंकि उसके कपड़े गायब हो गए हैं। जब दोस्त उनकी दोस्ती पर हैरान होता है, योटा आकर उसे उसका सामान फेंक देता है। बाद में शू सयाका की प्रतिज्ञा से बंधता है और आधिकारिक तौर पर समूह में शामिल हो जाता है। वे बेहोश होने से पहले की लड़ाई याद नहीं कर पाते, पर कुचले जाने तक की बात याद है। अचानक इकुची गुस्से में लड़के पर सदस्य को जानबूझकर खतरे में डालने का आरोप लगाता है। योटा तर्क समाप्त करता है क्योंकि अंत में सब ठीक हो गया। इसाओ परिचय देकर पूछता है क्या वह यमदा क्राइम स्कूल जाता था। कहता है उसे दोस्तों के साथ देखा था। उलझन में लड़का कहता है कि वह वहां एकमात्र छात्र था। उसके बाद मिकू को खुद को दिखाना पड़ता है, जो अदृश्य होने की शक्ति रखती है। परिचय के बाद वे बताते हैं कि बेहोशी के बाद लड़ाई हुई, पर अंत में वे बच गए। लड़ाई के विनाश को देखकर वे मानते हैं कि सिक्कों के लिए युद्ध बहुत तीव्र है। नेता शक्तिशाली लोगों को नहीं मानता, कहता है वे अपनी रणनीति से लड़ सकते हैं। क्लेयर कहती है वह अपनी क्षमता दिखाना चाहती है, यह साबित करने के लिए कि वे एक हैं। इसाओ अपनी शक्तियों से बाहर एक विशाल पेड़ उगाता है। क्लेयर शू में प्रवेश करती है और वे पेड़ पर हमला करके उसे आधा कर देते हैं। लड़की के गर्भ से शरीर से बाहर निकलने पर सयाका कहती है कि उनकी लड़ाई की ताकत बढ़ जाती है और योटा से पूछती है क्या वह उनका मुकाबला कर सकता है। वह उसे चुनौती देती है, पर वह मना कर देता है। कहता है कि वह चोट नहीं खाना चाहता। इसके बाद वे सूरज डूबने से पहले घर जाने का फैसला करते हैं। बाद में क्लेयर चिहिरो के पास जाकर उस पर याद रखने का आरोप लगाती है। लड़की इनकार करती है और पूछती है क्या वह नाराज है कि वह शू के अंदर गई थी। आत्मविश्वास से वह कहती है कि वही एकमात्र है जिसे वह चाहता है और वह दूसरों से लड़ नहीं सकता। यह सुनकर वह कहती है कि वे कितने अलग हैं
और कभी एक नहीं हो सकते। बाद में वे घर जाते हैं और पास में खाना खरीदने का फैसला करते हैं। क्लेयर लड़के से पूछती है किस लड़की के साथ वह बेहतर महसूस करता था। दोनों के कॉस्ट्यूम पहनने का जिक्र करते हुए मजाक में वे खाना शुरू करते हैं। रात में शू सड़कों पर घूमते हुए अबुकावा को एक कुत्ता दफनाते देखता है। तभी लड़का कुत्ते का कटा हुआ पैर देखता है, पहले की तरह। अगले दिन वह सोचता है कि उसने क्या देखा। अपने विचारों पर यकीन नहीं करना चाहता। जैसे ही वह सोचता है कि उस रात उसका दोस्त कितना अलग था, वह नाना को बाइक से जूझते देखता है। वह नीचे दौड़ता है, उसे ठीक करने में मदद करने के लिए एक सवाल पूछना चाहता था। उसकी हिचकिचाहट देखकर वह कहती है कि वह कुछ भी बता सकता है। ऊपर से इकुची उसे फिल्माता है, गुस्से में कि वह फिर किसी और लड़की के साथ है। उसे फिल्माते देख दोनों का आमना सामना होता है। दुबला लड़का चिल्लाता है कि उन्होंने सूडो को नहीं मारा क्योंकि उनकी लड़ाई शैली राक्षस की मौत से मेल नहीं खाती। स्वीकार करते हुए शू उसे सच बताता है, कहता है कि वह अकेले लड़ नहीं सकता, इसलिए उसने समझा कि उसकी शक्ति कमजोरों की रक्षा के लिए है और कहानी में किसी के लिए होनी चाहिए। एक एकांत इमारत में एलेना अपने लगातार बजते फोन का जवाब देती है। यह चिहिरो है जो खुद को शू की जानकार बताती है, लेकिन बड़ी लड़की बिना सुने फोन काट देती है और सुबारू से कहती है कि उसे कुछ देर के लिए जाना होगा। बाहर वह लड़की को फोन करती है और उसके शब्द पुष्टि करते हैं कि वह कायापलट के बारे में जानती है। यह लड़के की अनोखी शक्ति है जो उसे किसी से जुड़कर उनकी सीमाएं पार करने और लक्ष्य पाने में मदद करती है। चिहिरो बताती है कि उसे शू से नंबर मिला, जो एलेना को गुस्सा दिलाता है क्योंकि शू के लिए याद रखना असंभव है। हालांकि वह कहती है कि जब वे एक हुए तो उसने सब कुछ महसूस किया और देखा। एक छाया जानबूझकर उसकी यादों को रोक रही थी और वह छाया बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी। जब उसने अंधेरे हिस्सों को अपनी छवि से भरा तो उसने लड़के की पूरी यादें देख लीं। उसे अच्छा इंसान मानकर वह उसे अपने साथ जुड़ने को कहती है, पर एलेना मना करती है, सिक्का खेल पर सवाल उठाती है। तभी उसके साथी आए और पूछा वह किससे बात कर रही थी, कहा कि ये मामले उन्हें भी जानने चाहिए। सवाल टालते हुए वह कहती है कि वह अपना काम नहीं भूली है और जो भी रास्ते में आएगा उसे खत्म कर देगी। सप्ताह के दल को खोज शुरू किए 2 महीने हो गए, पर अब तक सिर्फ 5 सिक्के मिले हैं। हालांकि सिक्कों के मिलने की जगहों को जोड़कर एक रास्ता बना है जो सीधे गिरे हुए अंतरिक्ष यान तक जाता है। अगर वे वहां पहुंच जाएं तो 100 सिक्के उनकी पहुंच में होंगे। बुद्धि के खेल में अपने कौशल पर भरोसा करते हुए दल ने अंतरिक्ष यान की खोज का फैसला किया है। दूसरों की तरह दानव नहीं बनना चाहते, इसलिए वे इस बेकार खेल को हमेशा के लिए खत्म करने निकल पड़े। वे एक बड़ी लड़ाई के बाद के दृश्य पर पहुंचते हैं और इकुची जंगल में कुछ छिपा देखता है। आगे जाकर एक चट्टान पर टीम का चिन्ह मिलता है जो उनके इलाके को दर्शाता है। शायद यह लौटने की चेतावनी थी, पर यान उसी दिशा में है और वे इस मौके को खोना नहीं चाहते। उनका साथी इस जोखिम भरे फैसले का विरोध करता है, पर नए लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते, संवेदनशील कहते हैं। अभी के लिए वह उन्हें दुश्मनों के समूहों की रिकॉर्डिंग दिखाता है जो उसने पहले देखे थे। व्यर्थ लड़ाई से बचना चाहता था, खासकर क्रीप्स के खिलाफ। वे लंबा रास्ता लेने पर सहमत होते हैं। इकुची रास्ते में चारों ओर नजर रखता है। वे आगे बढ़ते हैं और यात्रा कुछ लोगों के लिए बहुत थकाऊ साबित होती है, इसलिए समूह एक नदी के पास आराम करने का फैसला करता है। ईसाइयो तुरंत अपनी शक्ति से तरबूज उगाता है और सभी इस ताजगी भरे फल का आनंद लेते हैं, खासकर थके हुए स्काउट के साथ। क्लेयर उन्हें बहुत आराम से पाता है, पर इकुची कहता है कि ऐसे पल महत्वपूर्ण हैं, खासकर अब जब वे एक टीम हैं। इस बीच चिहिरो एलेना से हुई बातचीत के बारे में सोचती है और 100 सिक्कों की जानकारी साझा करने पर विचार करती है, लेकिन वे अपनी यात्रा फिर से शुरू कर देते हैं इससे पहले कि वह कुछ कह पाए। आगे चलकर क्लेयर अचानक कहती है कि उन्हें वापस लौटना चाहिए, हालांकि स्काउट ने कहा था कि यह सुरक्षित है। वे दुश्मन के इलाके से बच रहे हैं, पर उसे अजीब लगता है कि इस जगह पर पहले से ही किसी का दावा क्यों है। वह अनुमान लगाती है कि यह कमजोर कलेक्टरों को खुली नदी में इकट्ठा करने के लिए है, जहां वे आसानी से दिख सकें। तभी वे चट्टान पर खड़े अशुभ आकृतियों को देखते हैं और समझते हैं कि वे जाल में फंस गए हैं। सयाका सबको शांत करती है, याद दिलाती है कि वे भागने में माहिर हैं। उन्हें भागते देख दूसरे समूह का नेता कहता है कि बस एक को पकड़ो, बाकी उसे बचाने आ जाएंगे। मोरिता नाम का कीड़े जैसा राक्षस चट्टान से उतरता है, उन्हें तुरंत पकड़ लेता है और अपनी गति की डींग मारता है। जानते हुए कि वह समय बिता रहा है, शू और क्लेयर लड़ाई शुरू करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन राक्षस की कई भुजाएं उन्हें पकड़ लेती हैं। शुभंकर को आसानी से हरा देती हैं। वह सयाका को बंधक बना लेता है, दूसरों को रोकता है और धमकी देता है कि या तो उनके समूह में शामिल हों या मर जाएं। अगर वे अभी भी लड़ना चाहते हैं
तो राक्षस उन्हें एक थैला फेंकता है। उनकी तरह एक लड़की इस इलाके में भटक गई थी। उनका नेता, जो बहुत शक्तिशाली है, ने तुरंत उसे ठिकाने लगा दिया। यह डर दूसरों पर काम करता है, लेकिन योटा आगे बढ़ता है। उसे याद आता है कि दोस्तों की रक्षा में किसी को चोट पहुंचाने पर उसे स्कूल से निकाला गया था। अपनी शक्ति सक्रिय करते ही काले क्रॉस निशान दिखते हैं और उसके शरीर से शक्ति निकलती है। शू ने उसे गलत समझा था, उसके लापरवाह व्यवहार से धोखा खा गया था। यह देखकर साफ है कि वह खुद एक जानवर है। सयाका अपने साथी पर मुस्कुराती है, जो राक्षस पर टूट पड़ता है। नेता को मुक्त कर एक ही मुक्के से उसे ढेर कर देता है। क्रोधित होकर वह उसके चेहरे पर मारता रहता है। साथियों को उसे रोकना पड़ता है। हालांकि ऐसी स्थितियों की उम्मीद थी, लाश से धमकी देना निम्न स्तर का था। इकुची की चिंताओं के बावजूद वे जहाज की ओर बढ़ने का फैसला करते हैं। बाद में हिंसक समूह मौके पर पहुंचता है, लेकिन उनके लक्ष्य पहले ही जा चुके होते हैं। हनाकावा नाम का सदस्य अपनी एक्सरे दृष्टि से उन्हें महज 500 मीटर आगे देखता है। घायल साथी को देख अन्य कहते हैं कि वह इसका हकदार है और उसे फेंकना चाहते हैं। नेता मडोका उन्हें क्रूर कहता है और अपना दांत निकालकर साथियों के दर्द में शामिल होकर बॉस की हैसियत साबित करता है। वह उसे इंतजार करने को कहता है जब वे उन दुश्मनों को पकड़ेंगे जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई। इस बीच इज़ाओ रास्ता रोकने के लिए विशाल पेड़ उगाता है। हालांकि वे खुद को सुरक्षित मानते हैं, उन्हें कुछ अपनी ओर तेजी से आता सुनाई देता है। मडोका गोरिल्ला रूप में बैरिकेड तोड़कर इज़ाओ को जमीन पर पटक देता है। अपने साथी पर किए गए हमले से क्रुद्ध वह पेड़ उखाड़कर उसकी छाती में घोंपने की कोशिश करता है। सौभाग्य से योटा उसे रोक लेता है, उसके चेहरे पर मुक्का मारकर। हालांकि यह हमला पूरी तरह से बेअसर रहता है। क्लेयर को शू के शरीर में प्रवेश करते देख मडोका सबको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता है। योटा इकुची की चेतावनी को अनसुना कर उसका पीछा करता है और दूर फेंक दिया जाता है। शुभंकर के पास पहुंचकर गोरिल्ला पूछता है कि वह क्या है। विशालकाय गोरिल्ला पूछता है कि शुभंकर क्या चीज है। वह उसका सिर पकड़ जिप खोलने लगता है, लड़की को बाहर आने को कहता है। शू उसके करीब आने का इंतजार करता है और अपनी रिवॉल्वर चलाता है, लेकिन वे सन्न रह जाते हैं जब मडोका बंदूक को मोड़कर छीन लेता है। वह चेहरों पर बंदूक तानता है। लड़का तुरंत मानव रूप धारण कर बंदूक को गायब कर देता है। तभी दुश्मन की सेना आ जाती है, जो सप्ताह के समूह से कहीं अधिक संख्या में होती है। लड़ाई का नतीजा साफ होने पर गोरिल्ला नेता कहता है कि अब वे उसके लिए सिक्के जुटाएंगे। वह उन्हें उकसाता है। एलियन से इच्छा पूरी होने पर उनकी मनोकामना पूरी करने का वादा करता है और अपने लोगों की परवाह दिखाता है। फिर भी मोरिता को चोट पहुंचाने के बदले एक को मरना होगा। वह उन्हें बलि चुनने देता है, चेतावनी देता है कि अगर नहीं चुना तो सबको मार देगा। शांत रहकर क्लेयर बेहोश योटा और इसाओ के बारे में पूछती है, क्या उनकी मौत गिनी जाएगी? मडोका कहता है कि फिर भी एक को मारेगा, इसे रस्म मानकर, और अच्छा सवाल पूछने पर लड़की को बचा लेता है। वे इस पर सोचने के लिए अकेले छोड़ दिए जाते हैं। खुशकिस्मती से दोनों साथी जीवित हैं, हालांकि घायल हैं। नेता दोस्तों की बात करता है और दुश्मनों से बेरहमी से पेश आता है, लेकिन वे वास्तव में बहुत अलग नहीं हैं। अब तक वे उन्हें दूर से देख रहे थे। विकल्पों पर चर्चा करते हुए योटा सबका सामना करने पर अड़ा रहता है, लेकिन इकुची कहता है कि जीत असंभव है और लड़ाई चुनने पर सब मर जाएंगे। दुश्मन की हत्या करने की तत्परता जानकर वह भय से ग्रस्त हो जाता है। क्लेयर उसकी प्रशंसा करते हुए कहती है कि एक सदस्य का बलिदान ही एकमात्र विकल्प है, क्योंकि शर्तों में कोई समझौता संभव नहीं है। वह कहती है कि एक का मरना बेहतर है, जिससे स्काउट सहमत होता है। मुस्कुराते हुए लड़की उसे बहादुर कहती है, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया है कि वही चुना हुआ बलिदान होगा। उसके शब्दों पर वह कांपने लगता है, इस अप्रत्याशित परिदृश्य की कल्पना न कर पाने के कारण। अब जब स्थिति उसे स्पष्ट हो गई है, वह उसे लापरवाह सुझाव देने से बचने की सलाह देती है। झरने के पास मडोका आनंद से मुस्कुराता है। उसका जीवन अब तक कष्टप्रद रहा, हमेशा नजरें झुकी रहीं, क्योंकि कभी कुछ अनुकूल नहीं हुआ। फिर भी इसी कारण उसे जमीन पर एक सिक्का मिला और उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। मिकू तब सुझाव देती है कि वे भाग जाएं, जबकि वह अदृश्य होकर दुश्मन नेता की हत्या कर दें। क्लेयर इस विचार के लिए उसे श्रेय देती है, पर कहती है कि उनके पास संवेदी शक्तियों वाला कोई हो सकता है जो उसकी अदृश्यता को पार कर जाए। शू बेचैनी से कोई रास्ता सोचता है, यहाँ तक कि खुद उनका सामना करने पर भी विचार करता है। इस बीच क्लेयर अकेले उदास बैठे ईसाओ के पास जाती है, जो दोस्त का बलिदान न करने और खुद की कमजोरी पर दोष दे रहा है। एक चालाक मुस्कान के साथ वह उसे एक गुलाबी पौधा देती है और वहां उगाने को कहती है। उसकी आंखें कांप जाती हैं जब वह पहचानता है कि लड़की क्या पकड़े हुए है।
जब शू वहां पहुंचता है तो पूरा क्षेत्र सुंदर झाड़ियों और फूलों से भरा होता है। वह उसे दूसरों को बताने का निर्देश देती है कि भागने की तैयारी पूरी हो गई है। ईसाओ खाली नजरों से चला जाता है और झाड़ियों में छिपा इकुची खतरनाक फूलों को पहचान लेता है। वह चिहिरो की रक्षा करने की कसम खाता है। क्लेयर शू को इससे दूर रहने और गंदा काम उसे करने देने को कहती है। उनके समूह में वही एकमात्र है जो ऐसी चीजें करने को तैयार है। वह जोर देकर कहता है कि वह दोस्तों के लिए यह कर सकता है। उसे कसकर गले लगाता है, कहता है कि उसे अकेले बोझ नहीं उठाना चाहिए, एलेना की तरह। यहाँ तक कि सबसे शुद्ध दिल वाला व्यक्ति प्यार में निर्दयी हो सकता है। उसके आंसू बहते ही फूल पंखुड़ियां आकाश में फैल गईं। अचानक दुश्मन जंगल में भागे क्योंकि बंदी भाग गए थे। इकुची आया, अपना समूह छोड़ उन्हें शामिल होने की भीख मांगी। उन्होंने पास में एक बड़ी आग जलती हुई देखी। भागते हुए ईसाओ बताया कि ये कनेर के फूल हैं, आम पर जहरीले। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि इसका धुआं भी जहरीला है। इकुची की घबराहट बढ़ी। वह योजना बताने की कोशिश करने लगा, पर गले का बंधन कस गया और दोस्तों को धोखा देने पर वह मर गया। भागते हुए चिहिरो और मीकू थकावट से पीछे रह गए। सौभाग्य से शू उनसे मिला और पिछड़े सदस्यों को सुरक्षित ले गया। बुरे लोग भी जंगल में भागे। मडोका आगे आगे था, लेकिन उसके आदमी अचानक दर्द से बेहाल हो गए, बहुत बीमार लगे। जैसे जैसे आग बढ़ती है उसे पता चलता है कि फूल जहरीले हैं। तागुची जोर देते हैं कि जो चल सकते हैं वे भाग जाएं। नेता मना कर देता है, सबको बचाने की जिम्मेदारी लेते हुए। प्रेरित होकर अन्य लोग मदद के लिए आगे आते हैं। बचने के बाद क्लेयर मानती है कि मडोका सीधे उनके पास आ सकता था, पर उसके शब्दों से उसने साथियों को बचाने पर दांव लगाया। वह कहती है, लोग सत्ता से डरावने हैं। सयाका उसकी बदली सोच पर चिंतित है। अब एलेना पर भी विश्वास करना मुश्किल। क्लेयर पहले भी ऐसा महसूस कर चुकी थी। शू से मिलकर वह समझी कि अपराधों से भागना नहीं, बहन को बचाना है। रात में एलेना लंबे समय बाद एलियन के सामने भयावह नजर से आती है। एलियन बताता है कि उसकी बहन उसे खोजने गई थी शू के साथ। वह उसे अपनी तटस्थता का आश्वासन देता है, कहता है कि उसने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। वह कहती है कि उसके सिक्कों के लिए कई मरे, पर वह जिम्मेदारी से बचता है क्योंकि सब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। सच में वह उन सब से, खासकर क्लेयर से, बहुत प्रभावित है। गुस्से में वह उसे मारने का सोचती है, पर इससे उनकी मुसीबत नहीं सुलझेगी। आग बुझते ही शू हैरान है कि इतने लोग मारे गए, हालांकि उसने साथ बोझ उठाने का वादा किया था। यह अभी भी बहुत ज्यादा है। सया का घर लौटने का फैसला करती है, क्लेयर के विरोध के बावजूद। कहती है कि आज की घटनाएं बहुत ज्यादा हैं। घर जाने से पहले वे इकुची को नहीं पा सके और उनका नेता जानता है क्या हुआ होगा। बाद में वह अपने आदर्शों को दोषी ठहराती है, कहती है कि इसने उन्हें खतरे में डाला और सदस्यों को राक्षस बना दिया। मीकू उसे सांत्वना देती है, कहती है कि वह हमेशा उस पर भरोसा करेगी, लेकिन सयाका उसके प्यार को ठुकरा देती है। इस बीच ईसाओ योटा के सामने रोता है, कहता है कि वह इतनी मौतें नहीं चाहता था और फिर बताता है कि 2 नए लोग कितने अजीब हैं। क्लेयर शू को समझाती है कि यह उसकी गलती नहीं थी और अगर वे आग नहीं लगाते तो सब मर जाते, लेकिन उसकी असल चिंता यह है कि उनकी सुरक्षा के लिए पूरा दुश्मन समूह मर जाना चाहिए था। अब तक उसने जो कुछ भी किया है वह अपनी मर्जी से किया है। एलेना ने उसे शक्ति दी, पर वह खुद चुनता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जवाब पाने के लिए लड़ने की उसकी इच्छा बढ़ रही है, तभी वह उसके साथ एक हो सकेगा। प्रभावित होकर वह उसे जल्द फिल्म देखने बुलाती है और मजाक में झगड़ते हुए इधर उधर भागते हैं। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि चिहिरो भी उनके स्कूल में है, क्योंकि वह शू को छत पर बुलाती है। वे बात करते हैं कि अगर किसी के पास 100 सिक्के हों तो वह क्या करेगा, लेकिन लड़का कहता है कि स्कूल में इतना करीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल के लड़ाई वाले गिरोह के लोग यहाँ हो सकते हैं। हालांकि उसे खतरा महसूस होते ही उससे संपर्क करना चाहिए। अगले कुछ दिन ऐसे बीते जैसे जंगल में कुछ हुआ ही ना हो। धीरे धीरे बदलाव आए। लोग अबुकावा के बारे में सोचने लगे, क्योंकि वह स्कूल नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद शू को बताया गया कि पास की नदी में एक जला हुआ शव मिला है। तब उसे एहसास हुआ कि जिस दिन उसने फूलों को जलाया उसी दिन उसने एक दोस्त को भी मार डाला। लड़के ने एलियन से पूछा कि उसने शुभंकर बनने की शक्ति क्यों चुनी, पर वह सिर्फ कहता है कि कुछ बातें भूल जाना ही बेहतर है। वह खेल से बाहर निकलने का रास्ता देता है,
और उसे वापस इंसान बनाने की पेशकश करता है। पर शू को याद है कि हर खिलाड़ी अपना लक्ष्य पाने के लिए कुछ भी कर रहा था, जबकि शक्तिदाता उन्हें तुच्छ समझता रहा। प्रस्ताव ठुकराकर वह खेल को खत्म करने की कसम खाता है। एलियन उसे नहीं रोकता पर सुधार करता है। उसने शक्तियां दी पर सब अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, उसकी उम्मीदों के विपरीत। कुछ कहने को नहीं बचा तो वह चल पड़ता है। अपराधों और अबुकावा के बारे में सोचते हुए लड़का एक दूर के कबाड़खाने में पहुंचता है। ढंग के आड़ में वह उस व्यक्ति को पुकारता है जो उसका पीछा कर रहा था। यह तागुची है जो अपने सब कुछ खोने का बदला लेने आया है। शू रूप बदलता है पर दुश्मन उसकी शक्ति जानता है और क्लेयर को खोजता है, जिसे वह नरसंहार का दोषी मानता है। लड़का जिम्मेदारी लेता है और आसानी से तलवारबाज को हरा देता है। अबुकावा के बारे में सच जानकर वह दुश्मन को छोड़ क्लेयर का फोन उठाता है। हंगामा सुनकर वह पूछती है क्या हुआ, पर वह सब खुद निपटाने का वादा कर पीछे हटते तागुची को गोली मार देता है। रात में एलियन हनाका नाम की लड़की से पहली मुलाकात याद करता है, जहां उसने अपनी पहचान और कहानी बताई थी। तब उसे दोस्तों को खोजने की इच्छा नहीं थी क्योंकि वे विकास से बहुत निराश थे। लड़की ने उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया और मानव के रूप में खाने का आनंद साझा किया। कृतज्ञ होकर उसने उसे शारीरिक सुधार की पेशकश की, कोई भी इच्छा पूरी करने का वादा किया, बदले में कुछ नहीं मांगा। वह सुझाव देती है कि वह दूसरों से अपने दोस्तों को खोजने और इच्छा के बदले लौटाने को कहे। इसे मानकर वह उसकी इच्छा पूरी करने पर जोर देता है और सोचता है कि क्या उसका चाहा भविष्य सच हुआ। उसने कहा कि वह दोस्तों को मदद के लिए बुलाएगी। ग्रुप फोटो दिखाई जिसमें शू भी था। गहरी रात में कलेक्टर्स का एक समूह अंतरिक्ष यान के दुर्घटना स्थल पर पहुंचता है, लेकिन एक अकेले व्यक्ति का सामना करता है जो लड़की के फोन वाले व्यक्ति जैसा दिखता है। वह किसी को सिक्के लेने नहीं देता और उन्हें जाने को कहता है। वे लड़ने की कोशिश करते हैं जो उसे खुश करता है, क्योंकि अच्छे लोगों को मारना उसे दुख देता है। उसके पीछे एक सफेद आकृति दिखाई देती है, वह हनाका है, अब उसकी भूत। वह एक बड़ी तलवार लहराती है और आसानी से सभी पुरुषों को मार डालती है। युवक के लिए यह उसके अपराधों की कहानी है, जिसका अंत पहले से ही लिखा जा चुका है। ठिकाने पर सकुमा उस शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में बताता है जिसने 100 सिक्के जमा किए और दुर्घटना स्थल की रक्षा कर रहा है, जबकि वह लापरवाही से उस आदमी को निकालने का फैसला करता है। एलेना बताती है कि वे पुराने दोस्त हैं। ये सब कुछ महीने पहले शुरू हुआ था। नारंगी बालों वाला काइटो और उसका दोस्त नाओतो टहल रहे थे। नाओतो ने काइटो को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड आइको अजीब व्यवहार कर रही थी। वह ठीक से समझा नहीं पा रहा, पर वह हाल में एक अलग व्यक्ति लग रही है। समझ न पाने पर वे बात छोड़ एक दूसरे को लंबे समय बाद देखने की चर्चा करने लगे। बचपन में वे सब यमदा क्रैम स्कूल जाते थे, जो वास्तव में एक डेकेयर था, जहां काम करने वाले माता पिता अपने बच्चों को छोड़ते थे। वहां वे दिन भर खेलते, गेंदें फेंकते और नाले में उतरते थे। काइटो ने उन्हें ठंडे लहजे में पढ़ने को कहा, पर हनाका को चीयर करते देख जल्दी से कूद पड़ा। यादों में खोकर वह कहता है सबको फिर देखना अच्छा होगा, और नाओतो को सबसे संपर्क करने को कहता है। जल्द ही दोस्तों का समूह जमा हुआ, एक दूसरे को अपने जीवन की जानकारी देते हुए। जैसे जैसे दिन बीता, काइटो ने पूछा कि हनाका अभी तक क्यों नहीं आई। उसे पता नहीं था कि हनाका के पिता को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और इसका असर उस पर भी पड़ा। वह अचानक गायब हो गई और उसे नहीं बताया, क्योंकि वह अफवाहें सुनना पसंद नहीं करता था, जैसे कुछ न हुआ हो। एको ने सबको कराओके के लिए बुलाया और काइटो को लापता लड़की को भूलने को कहा, मानो वह मिलना ही न चाहती हो। इसे छोड़ न पाकर उसने जांच की और पाया कि हनाका रिश्तेदार के यहाँ गई थी, पर वहां से भी गायब हो गई। गहरी सोच में डूबा, उसे एको याद आई और कैसे वह बाल घुमाती थी, बिल्कुल लापता लड़की की तरह। कुछ गड़बड़ महसूस कर वह संदिग्ध लड़की का पीछा करता है और एलियन से मिलता है। वह समूह को बताता है कि एको दरअसल बदली हुई हनाका है। नाओटो को याद दिलाता है कि उसे कुछ बदला बदला लगा था। एलियन बताता है कि उसने एक सिक्के के बदले हनाका की इच्छा पूरी की थी। वह कोई और बनना चाहती थी और वो उन्हें ये बता रहा है क्योंकि वे दोस्त हैं। उन्हें यकीन नहीं होता तो काइटो बताता है कि हनाका नाओटो से प्यार करती थी और एको के पास सब कुछ था। संक्षेप में उसने एको की पहचान चुरा ली। एलियन कहता है चुप रहें, वरना उसे बल प्रयोग करना पड़ेगा अगर बात बिगड़ी। बाद में काइटो कहता है कि उन्हें जिम्मेदारी लेकर सब ठीक करना चाहिए, पर उसके दोस्त डर कर पीछे हट जाते हैं। कहते हैं कि सब जैसा है वैसा ही रहे तो बेहतर है। गुस्से में वह अगले दिन धोखेबाज के घर जाता है और उसे पुराने डेकियर तक फॉलो करता है। जैसे ही वह बैठती है, वह लड़का पीछे से आता है,
पर वह हैरान नहीं होती। वे एक टीले के सामने हैं और वह सोचता है कि यहीं उसने दोस्त को दफनाया होगा। वह बताता है कि उसे कैसे पता चला और कहता है कि वह अपने असली रूप में लौट जाए, पर वह मना कर देती है। कहती है कि असली एको अब है ही नहीं। यह सुनकर काइटो हार मान लेता है और उसे मारने का फैसला करता है। आंसू बहते हैं जब उसे समझ आता है और जल्द ही वह डीली पड़ जाती है। अगली सुबह नाओटो बताता है कि एको की वसीयत मिली और उसने खुदकुशी कर ली। यह सुनकर काइटो चौंक गया, क्योंकि उसे लगा कि होनोका ने एको को मारकर उसकी जगह ली थी। उसने नाओटो को बताया कि उसने बदला लेने के लिए होनोका को मार डाला था। उसका दोस्त डर से कांपने लगा। एलियन उस पल को याद करता है जब होनोका ने उससे अपने मृत दोस्त में बदलने की इच्छा जताई थी। वह बताती है कि उसकी दोस्त में न्याय की भावना थी, पर वह लगातार नफरत का शिकार थी। दुर्भाग्य से यह सहना बहुत मुश्किल था और वह अंत में उस बेचारी को नहीं बचा पाई। वह कहती है कि उसके जाने पर लोग दुखी होंगे, पर अगर वह गायब हो जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। उसने उसकी इच्छा पूरी कर दी, लेकिन जो उसने कहा था वह सच नहीं था। काइटो सड़कों पर चलता है, सोचता है कि दोस्तों ने ईको की आत्महत्या समझी और उसे वैसे ही निपटाना चाहा। सिर्फ वह इसे स्वीकार नहीं कर पाया, क्योंकि वह अकेला था जो होनोका को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए उसने उसे मार डाला। खाली नजरों से वह एलियन को सिक्का देता है और सबको गायब होने को कहता है। बाकी समूह इकट्ठा होकर काइटो के बारे में बात करता है, जो लापता हो गया है। साथ ही एक चमकदार लड़की की अफवाह है जो रास्ते पर भटकती है, पूछती है कि वह कौन है और जवाब न देने वालों को मिटा देती है। शू फिर एको की बात छेड़ता है और मानता है कि उसे कार्रवाई न करने का पछतावा है, गलत काम से आंखें फेर लेने का। अगर उनका लापता दोस्त कुछ षड्यंत्र रच रहा है तो वह खुद सिक्का चढ़ाकर गलतियां सुधारने की शक्ति मांगने का सुझाव देता है। वर्तमान में क्लेयर इसाओ से हुई गलतफहमी वाली बातचीत याद करते हुए परित्यक्त कोचिंग सेंटर जाती है। वह शू को फोन करती है, मिलना चाहती है, पर वह तागुची से लड़ रहा है। यह कहते हुए कि सब खत्म हो गया, वह अपने दुश्मन पर गोली चला देता है। उसके शब्दों से भ्रमित वह शेल्फ पर एक खिलौना देखती है जो लड़के के मास्कॉट जैसा दिखता है। इस बीच एलेना को चिहिरो का फोन आता है, जो मिलना चाहता है। कमजोरों का समूह जमा होता है, लेकिन सयाका और इसाओ के बिना। सच कहूं तो शू उनसे सारे सिक्के मांगता है, कहता है वे लड़ नहीं सकते और सामान्य जीवन का रास्ता दिखाता है। समझते हुए चिहिरो अभी भी उसकी दया पर विश्वास करती है और जाने से पहले धन्यवाद देती है। जाते समय वह और योटा देखते हैं कि लड़का कितना बदल गया है और उसके भविष्य की चिंता करते हैं। वह पहाड़ों पर काम करना चाहता है, पर क्लेयर उसे फिल्म देखने बुलाती है। मना करने पर भूलने की धमकी देती है। वह अनिच्छा से मानता है, उसे सुरक्षित रखने की इच्छा जताता है। उसके घर में वह धूल, मकड़ी के जाले और सड़ा खाना देखती है। सब कुछ देखकर वाकई उसके बारे में कुछ अजीब लगता है, जैसे कुछ गलत नहीं है। वह उसे अंदर बुलाता है, कहता है माता पिता देर तक काम करते हैं। चिंतित होकर वह उसे जगाने की कोशिश करती है, पूछती है कब देखा माता पिता को, और समझती है एलेना की गलती है। परिचित काली राख उसके पास से गुजरती है और वह अचानक पागल हो जाता है। एलेना की एक याद उसके दिमाग में कौंधती है। खुद पर काबू पाते हुए सोचा कि क्या हुआ अभी। तभी उनकी गर्दन के काले कॉलर टूट जाते हैं। सयाका कॉल करती है, कहती है उसने उन्हें समझौते से मुक्त कर दिया। वह कहती है कि वे कल मिलकर सारे सिक्के सौंप देंगे। कॉल खत्म होते ही चिहिरो धन्यवाद देता है, कहता है कोई सिक्के न जमा करे। वे एलेना को सब देकर जल्द से जल्द खेल रोकने की योजना बनाते हैं। कल वे सूर्यास्त से पहले नदी किनारे मिलेंगे। क्लास ब्रेक में क्लेयर सोचती है चिहिरो कहाँ है, क्लास में न देख। वह लड़के से पूछती है, कहती है कल से अजीब लग रहा है। वह जवाब नहीं दे पाता, खुद समझ नहीं पा रहा। एलेना की याद पर सोचता है। पहाड़ों पर एलेना उन लोगों के बारे में सोचती है जिन्हें नहीं बचा पाई, पर नाओ तो कहता है कि शू ही था जिसे बचाना जरूरी था। उसकी शक्ति को और कमजोर करना पहाड़ों के राक्षस को हराने से रोकेगा। लड़के के बारे में वह पुष्टि करती है कि उसे कुछ याद नहीं। वह कहता है यह राहत है, क्योंकि काइटो भूले बंधन से उनकी दुनिया खत्म कर सकता था। स्कूल में नाना ट्रांसफर के कागजात भरती है, क्योंकि उसे जल्द शहर छोड़ना है। इस बीच क्लेयर और शू अलग होते हैं और कोई जल्दी से लड़की का पीछा करता है। बाहर वह पीछा करने वाले पर पानी फेंकती है और उसे पूल में धकेल देती है। मीकू की अदृश्यता खत्म हो जाती है और वह सयाका से संपर्क नहीं कर पाती। फोन पानी में खराब हो गया। दूसरी ओर इसाओ और योटा लड़के का सामना करते हैं।
पर जल्द हार मान लेते हैं, जानते हुए वे उससे लड़ नहीं सकते। वे उसे बताते हैं कि उसे कहाँ जाना चाहिए। जैसे ही क्लेयर नदी की ओर भागती है, नाना उसे रोककर इंतजार करने को कहती है। इस बीच चिहिरो एलेना को अपने सारे सिक्के देती है और उसे शू से कुछ न कहने की चेतावनी दी जाती है। तभी लड़का आता है, कहता है कि उसने यह सब उसे बचाने के लिए किया होगा। जवाब न मिलने पर वह जोर देता है कि इस बार वह नहीं भागेगा। वह कहता है कि कल रात उसे कुछ यादें लौटीं जो बताती हैं कि उसने उसे इस मुसीबत में खींचा था, न कि उसने। सवाल टालते हुए वह कहती है कि वह ज्यादा सोच रहा है। क्लेयर आती है, कहती है कि वह भी और जानना चाहेगी और कोचिंग स्कूल में मिला खिलौना निकालती है। बस इतने में उसके साथ की यादें लौटने लगती हैं और होनोका तुरंत ध्यान देती है। एलेना उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वह उसे धक्का दे देता है। सच जानने के लिए दृढ़, वह क्लेयर से अपने शरीर में प्रवेश करने को कहता है। वह रोती है जब उन्हें रोकती है, जानते हुए कि उसके कार्यों के क्या परिणाम होंगे। उसकी यादें मिटाना ही उसे बचाने का एकमात्र तरीका था, तब भी जब उसके माता पिता गायब हो रहे थे। हालांकि लड़का कहता है कि अब सब कुछ अकेले सहने का समय खत्म हो गया है। अपने खालीपन के कारण वह दूसरों को अपने साथ एक होकर मजबूत बनने दे सका। पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस करते हुए वो क्लेयर के साथ अंधेरे की एलेना से टकराता है। तभी होनोका लड़के के पीछे प्रकट होती है और पूछती है कि वो कौन है। इससे उसकी यादें और उसका नाम उसके जहन में उमड़ आते हैं, लेकिन एलेना चिल्लाती है कि यह कुछ बिल्कुल अलग है। हकीकत में लौटकर वो उसे रिवॉल्वर से गोली मारता है, पर वो पहले से ही उसके दिमाग में फंस चुकी है। लड़की के अनगिनत रूप दिखाई देते हैं उस पर चिपकते हुए, चाहे वो कितनी बार गोली मारे। अचानक उसकी पुरानी दोस्त भी प्रकट होती है और उसे खुद को गोली मारने के लिए कहती है। इससे उसकी यादें फिर से मिट जाती हैं, उसे होनोका की पकड़ से आजाद कर देती हैं। असली दुनिया में चमकता भूत उन पर हमला करने का कारण खो देता है, बिना बंधन वाले राक्षसों से बेपरवाह। जैसे ही वो गायब होती है, एलेना जाने लगती है, पर शू उसे रोकता है, उस जगह के बारे में पूछता है। जब उसने एलियन को देखा, उसने उनके अपराधों का बोझ उठाने और खेल खत्म करने की कसम खाई। वो उसे अपने आप को बड़ा न समझने को कहती है कि उसका गिरोह खुद ही सब रोक देगा। वो हमेशा जानता था कि वो कहानी का मुख्य किरदार नहीं था, फिर भी उसे उम्मीद है कि जब चरम आएगा, वो और क्लेयर अपने सवालों के जवाब पालेंगे। Hey everyone, I just wanted to take a moment to express my heartfelt gratitude to each and every one of you for subscribing to my channel. Reaching this milestone means so much to me, and I couldn't have done without your incredible support. Your encouragement inspires me to create even more content that I hope resonates with you. Whether you've been here since the beginning or just joined our community, your presence makes all the difference. I love reading your comments and hearing your thoughts, and it truly motivates me to keep pushing my creative boundaries as we continue this journey together. I promise to bring you exciting new videos filled with insert content type, e.g., gaming, tutorials, lifestyle tips. I also welcome your suggestions and feedback. This channel is just as much yours as it is mine. Once again, thank you for being part of this amazing community. Let's make more memories together, share our passions, and grow hand in hand. Don't forget to hit that notification bell so you never miss an update. Stay awesome, and see you in the next video.